हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इन पर टैक्स कब कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और भी बहुत सारी चीजें। अब गाइस, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25, और इस साल इंटरिम बजट आया था, आप सभी को पता है, 23 जुलाई 2024 को। और ये बजट अपने साथ बहुत सारे चेंजेस लेके आया था। कैपिटल गेन्स की टैक्स रेट को चेंज किया गया, उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग को चेंज किया गया, इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव किया गया, बहुत सारे मेजर चेंजेस आए थे। तो इस साल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे टैक्सेशन पर्पस से। मैं बता देती हूँ आपको, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर है 24-25, है ना, तो ये चलता है 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। ओके, अब बजट कब आया? यहाँ पर 23 जुलाई 2024 को बीच में आया। और ये बजट कैसे था? इमीडिएट इफेक्ट से एप्लीकेबल था, मतलब यहाँ से जिस दिन आया उसी दिन से ये एप्लीकेबल हो गया। तो इस साल को दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? 1/4/2024 से लेके 22 जुलाई 24 तक, और दूसरा पार्ट हो गया 23 जुलाई 24 से लेके 31 मार्च 25 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि बजट यहाँ पे आया था, तो जो बजट के चेंजेस थे वो यहाँ से एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर इस वाला ये जो पार्ट है, यहाँ पर तो बजट 24 के चेंजेस लिए जाएंगे, बजट 24 के चेंजेस को कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ तक इस तारीख तक बजट कोई था ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर इस पार्ट में जो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी, इस पर जो टैक्स निकाला जाएगा कैपिटल गेन्स में, वो ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये जो है पार्ट, ये कैपिटल गेन्स के टैक्सेशन के लिए है। तो लोगों को ना बड़ा कंफ्यूजन है इस साल कि हमारे कैपिटल गेन्स पे टैक्स कैसे निकलेगा। जो म्यूचुअल फंड्स में हमने पैसा लगा रखा है, हम इसको रिडीम करेंगे तो हमारा टैक्स क्या होगा। कि इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी आपको और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रह जाएगा। लेकिन गाइज, अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छी है, बेनिफिशियल है आपके लिए, आपको चीजें समझ में आ रही है, कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो बेनिफिशियल हो रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड्स होते क्या है? तो गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। आप जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं वो स्टॉक मार्केट में ही लगते हैं। आप अपने म्यूचुअल फंड से अलग अलग कंपनीज के इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब जब आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपना पैसा कहाँ कहाँ लगाना है इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ये सारे काम फंड मैनेजर करता है, तो इससे आपको फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज भी मिल जाती है। दूसरा क्वेश्चन, जब हम अपने म्यूचुअल फंड में, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या हमको आईटीआर में दिखाने की जरूरत होती है? वो तो आपको आईटीआर में दिखाने की जरूरत नहीं होती। आपको आईटीआर में तभी दिखाना होता है जब आप अपने पैसे को रिडीम करते हो या फिर अपनी एसेट को सेल करते हो। अब सेल करने से, रिडीम करने से दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपको गेन हो सकता है या आपको लॉस हो सकता है। दोनों ही केसेस में आपको अपने आईटीआर में दिखाना पड़ता है। गेन होगा तो आपको इस पर टैक्स भी देना होगा, और लॉस होगा तो टैक्स तो नहीं है बट फिर भी आपको अपने आईटीआर में दिखाना होगा। तीसरा क्वेश्चन, 1 लाख रुपए मैंने अपने म्यूचुअल फंड में लगाए थे, आज वो म्यूचुअल फंड मुझे 1.5 लाख रुपए दे रहा है, तो मुझे टैक्स किस पर देना है? क्या इस 1.5 लाख रुपए पर टैक्स देना है? तो गाइस, जब भी कोई म्यूचुअल फंड होता है, कोई भी एसेट होती है, तो उसको जब हम सेल करते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट। जैसे कि एग्जांपल से बता दे रही हूँ, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज आपको उस पर 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो पोर्शन होगा, एक तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा, और दूसरा होगा प्रॉफिट, आपने कितना गेन किया। तो इस 1.5 लाख में 1 लाख रुपए तो आपने खुद के लगा रखे थे, ये तो आपका ही पैसा था जो आपने इन्वेस्ट किया था, और 50,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको जो आप अर्न कर रहे हो, जो प्रॉफिट हो रहा है, उस पर टैक्स देना होता है। तो आपको इस 1 लाख पर टैक्स नहीं देना, बल्कि 50,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन, कि आपको इन 50,000 रुपए पर जो टैक्स देना है, अपने आईटीआर में किस हेड की इनकम में शो करना है। तो देखिए, आपकी 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है,
इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये जो इनकम होती है ये आपकी हमेशा कैपिटल गेन की इनकम होती है, आपको कैपिटल गेन में दिखाना पड़ता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अगर आप ये वाली आपकी इनकम है तो आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठते हैं तो कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करेंगे। तो गाइस म्यूचुअल फंड की जो इनकम होती है, अगर आप रिडीम कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कैसे भी आपको इनकम हो रही है, तो आपके लिए दो आईटीआर फॉर्म अवेलेबल होते हैं, आईटीआर फॉर्म 2 और आईटीआर फॉर्म 3। अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है प्लस आपकी म्यूचुअल फंड की, मतलब ये इनकम तो है ही, लेकिन और क्या है, आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम हो रही है, तो आपको आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, चाहे कोई भी इनकम है बट बिजनेस एंड प्रोफेशन की नहीं है, तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। समझ में आ गया। उसके बाद में हमारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज इंडिया में टैक्सेशन पर्पस के लिए म्यूचुअल फंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है 65% या उससे ज्यादा पैसा किसी इंडियन कंपनी की इक्विटीज में लगा हुआ है, तो जब आपका पैसा 65% या उससे ज्यादा किसी इंडियन कंपनी की इक्विटीज में लगा होता है, तो मतलब है कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब क्योंकि शेयर मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं रिस्की होते हैं बट रिटर्न भी ये अच्छा देते हैं। क्लियर। दूसरे होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि जब आपका पैसा 65% या उससे ज्यादा पैसा डेट सिक्योरिटीज में लगा होता है, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आपको फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करती है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगा होता है, तो मतलब आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इनसे आपको फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है, इनमें रिटर्न कम होता है। क्लियर। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इक्विटी और कुछ डेट, मतलब प्रॉपर इक्विटी नहीं है, 65% या उससे ज्यादा प्रॉपर इक्विटी में नहीं कर रखा, या 65% उससे ज्यादा डेट में भी नहीं कर रखा, इन दोनों का मिक्सचर है। कुछ इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कुछ डेट में किया हुआ है, जैसे 50-50% या 40% 60% ऐसा, मतलब इस टाइप का जो बैलेंस बनाकर जब आप चलते हैं अपने रिस्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है और इसको बैलेंस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। क्लियर। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपने अपना पैसा किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। दूसरा, अब आप जब अपने पैसे को रिडीम करते हैं या फिर सेल करते हैं म्यूचुअल फंड्स को, तब आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अब उस कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो पहला है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आपने 65% या उससे ज्यादा पैसा इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रखा है। जब भी आप अपने कैपिटल गेन को निकालते हो तो आपको सबसे पहले जो भी कोई भी म्यूचुअल फंड होगा तो उसमें 2 तरह के कैपिटल गेन्स हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 2 तरह के कैपिटल गेन होंगे आपको, आपका म्यूचुअल फंड किसी भी टाइप का हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग। आपने उस म्यूचुअल फंड को कितने टाइम तक के लिए होल्ड किया था। तो जो इक्विटी और ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है हर म्यूचुअल फंड के केस में अलग अलग होता है। अब पहले हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस वाले केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है 12 मंथ, मतलब 1 साल। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर अंदर सेल कर देते हो तो हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 1 साल रखते हो उसके बाद में सेल कर देते हो तो हो जाता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैंने आपको बताया था टैक्सेशन पर्पस के लिए ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट क्या है, 1/4/24 से लेके 22 जुलाई 2024 तक का, और दूसरा पार्ट होगा 23 जुलाई 2024 से, क्योंकि यहाँ पर बजट आया था, बजट के इम्पैक्ट इधर इस वाले पार्ट में आएंगे 31 मार्च 25 तक का। अब पहले क्या होता था, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में बजट से पहले क्या टैक्सेशन होता था वो हम देखेंगे। तो पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल ही थी, इस वाले केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग में चेंज नहीं किया गया। 1 साल के अंदर अंदर शॉर्ट टर्म होते थे और 1 साल के बाद में होते थे लॉन्ग टर्म। अब पहले इसमें
पहले जो शॉर्ट टर्म होता था वो होता था 15%, पहले 15% से टैक्स लगता था, और लॉन्ग टर्म पे कितना टैक्स लगता था 10%। 1 लाख तक की एग्जेम्पशन होती थी, 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था, और उसके ऊपर लगता था 10% से टैक्स, फ्लैट 10%। अब जो है वो रेट चेंज कर दी गई, 15% से 20% कर दी गई शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब पहले आप 15% टैक्स देते थे शॉर्ट टर्म, अब वो कर दिया गया शॉर्ट टर्म 20%, और लॉन्ग टर्म पे पहले आप टैक्स देते थे 10%, अब वो कर दिया गया 12.5%। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म हो रहे हैं वो 15% से टैक्सेबल होंगे, और जो लॉन्ग टर्म होंगे वो 10% से टैक्सेबल होंगे। इस वाले पोर्शन में शॉर्ट टर्म 20% से टैक्सेबल होंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% से टैक्सेबल होंगे। दूसरी बात समझ लीजिए, पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते थे उसमें एग्जेम्पशन लिमिट मिलती थी 1 लाख रुपए। मतलब आपने पूरे साल में जितने भी, यहाँ पर भी जैसे पूरा साल था ये, तो आप अलग अलग यूनिट सेल करते थे, यहाँ 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 ऐसे करके आपने मान लो 5 यूनिट सेल कर दी पूरे साल में, तो पूरे साल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट किया जाता था, और उसमें से 1 लाख रुपए की लिमिट पूरे साल के लिए अलाउड थी। जैसे मान लीजिए आपके टोटल 2 लाख रुपए के गेन्स हुए थे, और तो उसमें से 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होते थे, और बाकी के जो 1 लाख रुपए होते थे, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर एग्जेम्पशन लिमिट मिलती थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती थी। 1 लाख तक के एग्जेम्प्ट होते थे, उस पर 10% टैक्स दिया जाता था। अब ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है ये बढ़ा दी गई, अब ये कर दी गई 1,25,000 रुपए, और ये 1,25,000 रुपए अनाउंस की गई है बजट में, इंटरिम बजट में, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होगी। मतलब ये 1,25,000 रुपए पूरे साल के लिए एप्लीकेबल होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर चाहे आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर हुआ हो, आपको इस ड्यूरेशन में कभी हुआ हो, या फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस ड्यूरेशन में हुआ हो, 1,25,000 रुपए की लिमिट जो है वो पूरे साल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं तो 15% टैक्स देना है, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं तो 20% टैक्स देना है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहे हैं 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना है। यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहे हैं तो भी 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट है, और उसके ऊपर 12.5% का टैक्स देना है। समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको बताया था जहां पर आप अपना पैसा 65% या उससे ज्यादा किसी भी डेट में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जो आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती हैं। अब इसके केस में हम समझते हैं चीजें थोड़ी और ज्यादा समझनी पड़ेंगी। देखिए बजट आया था 2024 का, हम इफेक्ट देख रहे हैं इसके, लेकिन डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के केस में हमको लास्ट ईयर जाना पड़ेगा 2023 के बजट में। 2023 जो बजट आया था उससे पहले क्या होता था, जो डेट म्यूचुअल फंड्स थे उसमें पीरियड ऑफ, देखो हम क्या देखेंगे, पहले हमने देखा कि हमारे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके बाद में वो हमेशा क्या होंगे, कोई भी म्यूचुअल फंड होगा शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा, और सारे म्यूचुअल फंड्स के पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग अलग होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले क्या होती थी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो 3 साल तक, 3 साल पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी होती है, 36 मंथ, 36 मंथ मतलब 3 इयर्स। साल के अंदर अंदर सेल कर देते हो तो होते हैं शॉर्ट टर्म, और 3 साल के बाद अगर उनको सेल करते हो तो होती है लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म होते हैं तो इन पर लगता था स्लैब रेट से टैक्स, और जो लॉन्ग टर्म होते थे 3 साल रखने के बाद में कभी भी 5 साल 6 साल बाद कभी भी सेल करते हो तो उन पर लगता था 20% टैक्स, और वो भी इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। ठीक है, अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने 3 साल पहले, 5 साल 6 साल पहले आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदे थे 100 रुपए के, और आप उनको 6 साल बाद सेल कर रहे हो 200 रुपए में, तो ये जो सेल प्राइस है वो आज की है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपने जो परचेज किया था वो 6 साल पहले की है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो महंगाई की वजह से हम उस साल की कॉस्ट को आज की कॉस्ट में जब हम लेकर आएंगे तो हम उसको इंडेक्सेशन के थ्रू लेकर आएंगे। तो ये इंडेक्सेशन कहता है कि महंगाई का बेनिफिट भी आपको दे देता है, तो इससे महंगाई की वजह से आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम आएगा, और फिर उस पर टैक्स भी कम निकलेगा। तो इस वजह से इंडेक्सेशन एक बेनिफिट होता था। ये मैं बता रही हूँ बजट 2023 से पहले की पिक्चर। उसके बाद बजट 2023 आया, बजट 2023 ने बोला कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं
उनके पीरियड ऑफ होल्डिंग को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, कोई पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं देखा जाएगा। चाहे आप उसको 2 साल के लिए होल्ड करो चाहे 10 साल के लिए होल्ड करो, आप पर स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। ये चीज कही बजट 2023 ने। समझ में आ रहा है? पीरियड ऑफ होल्डिंग को खत्म कर दिया गया। अब लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते थे, देखिए यहाँ पर टैक्स प्लानिंग की जाती थी। जो लोग हायर टैक्स रेट में आते थे, 30% की टैक्स रेट में आते थे, वो क्या करते थे, यहाँ इन्वेस्ट करते थे अपना पैसा। यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने से क्या होता था, उनको फिक्स्ड इनकम मिलती रहती थी। प्लस फिर जब उसको वो 3 साल के बाद में 5 साल 6 साल बाद सेल करते थे, तो उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स देना पड़ता था। वैसे वो 30% की स्लैब रेट में आते थे, लेकिन यहाँ पर उनको इसको सेल करने पे टैक्स कितना देना पड़ता था, 20%, वो भी आफ्टर इंडेक्सेशन। तो इन लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो स्लैब रेट वाला जो हम दे रहे हैं कि स्लैब रेट से टैक्सेशन कैलकुलेट होगा, ये केवल उन लोगों के लिए है जो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए है। अब जिन लोगों ने पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन लोगों का टैक्सेशन जैसे पहले होता था, 3 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग, स्लैब रेट से टैक्सेशन होता था शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में ऐसे ही होगा। तो ये किसके लिए हटाया गया इन्होंने? ये उन्होंने बोला जो इन्वेस्ट कब करते हैं 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद, उनके लिए कोई पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं देखा जाएगा। अब ऐसे ही चल रही थी चीजें। अब आया बजट 2024। बजट 2024 जो कब आया? 23 जुलाई 2024 को। इस बजट ने क्या बोला? इस बजट ने काफी सारी चीजें चेंज की। इस बजट ने बोला पीरियड ऑफ होल्डिंग जहां 3 साल हो गई उसको हम 2 साल कर देंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। ऐसा नहीं है कि पहले के जो चल रहे हैं वो चले रहेंगे, नहीं, जहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल थी वहां 2 साल हो जाएगी। जहां लॉन्ग टर्म की टैक्स रेट 20% थी वो 12.5% हो जाएगी, और इंडेक्सेशन को बिल्कुल हटा दिया जाएगा। इंडेक्सेशन को बिल्कुल हटा दिया जाएगा, ये बजट 2024 ने बोला। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या इम्पैक्ट हुआ? जो 1/4/2023 के बाद में 1/4/2023 को या उसके बाद में जिन लोगों ने डेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उनके लिए कोई चेंज नहीं था, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं थी, कोई टैक्स रेट नहीं थी, कोई इंडेक्सेशन नहीं था, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। उनका तो टैक्सेशन स्लैब रेट से ही चल रहा था और वैसे ही चलेगा। प्रॉब्लम किन लोगों को हुई? जिनका जो यहाँ पर थे, जिन्होंने 2023 से पहले के इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, उन लोगों से बोला अब तुम 3 साल तक होल्ड करते थे, उसके बाद में सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था। अब आप 2 साल तक होल्ड करोगे, उसके बाद में जब सेल करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो इन्हें बेनिफिट हो गया। पहले लॉन्ग टर्म के लिए इनको 3 साल रुकना पड़ता था, 3 साल वेट करना पड़ता था, अब 2 साल ही वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला शॉर्ट टर्म स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, तो ये शॉर्ट टर्म स्लैब रेट से टैक्सेबल होते थे वैसे ही टैक्सेबल होंगे। लॉन्ग टर्म 20% के अगर 12.5% से टैक्सेबल होंगे, और इंडेक्सेशन बेनिफिट को तो बिल्कुल रिमूव कर दिया गया। किसी को भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा इनके सिक्योरिटीज के केस में। समझ में आ गया? यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर 1/4/2023 से पहले एक्वायर किए गए हैं, इन लोगों की बात कर रहे हैं, और वो कब सेल किए गए हैं 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 तक का बजट यहाँ नहीं था, तो पहले जैसे टैक्सेशन होता था पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट टर्म स्लैब रेट से और लॉन्ग टर्म 20% इंडेक्सेशन के साथ में। अब बजट आ गया, बजट आने के बाद में पीरियड ऑफ होल्डिंग को चेंज कर दिया गया, स्लैब रेट का स्लैब रेट ही है, लेकिन 20% इंडेक्सेशन, 20% का 12.5% इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, और जो एक्वायर हुए 1 अप्रैल 2023 के बाद में, मैंने यहाँ पे बताया था जो स्लैब रेट से टैक्सेबल होते थे इन पर तो कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं। तो जो 1 अप्रैल 2023 के बाद आपने परचेज किए हैं, आप उनको कभी भी सेल करो, पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं है, स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होंगे। समझ में आ गया? डेट का केस ये है, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद में आ जाते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। कौन से होते हैं? ना पूरे पूरे डेट होते हैं, ना पूरे पूरे इक्विटी होते हैं। अब आपने देखा कि आपने अपने पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई कर रखा है, ना पूरे इक्विटी है ना पूरे डेट है, मतलब वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है। अब ये जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं, इनका टैक्सेशन कैसे होता था? तो इनका टैक्सेशन में भी वही था कि पीरियड ऑफ होल्डिंग थी इनकी 3 साल की, 3 इयर्स, और ये कैसे टैक्स शॉर्ट टर्म
और लॉन्ग टर्म 3 साल के अंदर अंदर सेल कर दिए तो कितना टैक्स लगता था, स्लैब रेट से टैक्स लगता था, और 3 साल के बाद सेल किए तो 20% टैक्स लगता था इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में। अब वही है, मैंने आपको बताया 23 को बजट आया 23 जुलाई को, तो इस बजट ने स्लैब रेट में तो कोई चेंज नहीं किया, पीरियड ऑफ होल्डिंग को कर दिया गया 2 इयर्स, स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं, 2 साल के अंदर अंदर सेल करते हो शॉर्ट टर्म, स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, 2 साल के बाद से देखो स्लैब रेट भी चेंज की गई है, स्लैब रेट भी न्यू टैक्स रिजीम में चेंज हो गई है, बट मैं यहाँ बता रही हूँ कि शॉर्ट टर्म स्लैब रेट से टैक्सेबल होते तो वो स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होंगे, उसमें चेंज नहीं है। उसके बाद में 2 साल से ऊपर अगर आप होल्ड करते हो वो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे 12.5% का टैक्स लग जाएगा, इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया जाएगा। समझ में आ गया, वही चीज हो गई। अगर आप यहाँ पे मैंने जैसे 2023 में डेट म्यूचुअल फंड में चेंज किया गया था ना, स्लैब रेट कर दिया गया था, वो चीज यहाँ नहीं है, हाइब्रिड वाले में नहीं है, वो केवल डेट में ही थी, तो आपको 2023 वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर नहीं देखना। तो इस वजह से यहाँ पे ये है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 में सेल किया है, तो ये बजट कब आया है 23 जुलाई को, तो ये सारी जो चीजें जो चेंज हुई है ये और ये कब से एप्लीकेबल होंगी, 23 जुलाई के बाद से। तो 23 जुलाई है उसके बाद में सेल करते हो तो 24 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, और शॉर्ट टर्म स्लैब रेट से लॉन्ग टर्म 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। और अगर पहले करते थे तो पहले क्या टैक्सेशन होता था, यही 3 साल मतलब 36 मंथ्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग, शॉर्ट टर्म स्लैब रेट से और लॉन्ग टर्म 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में। अगर आप 1 अप्रैल 24 या उसके बाद में 1 अप्रैल 24 से लेकर 22 जुलाई 2024 तक सेल करते हो, ये हो गए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, बाहर के यूएस के इंडेक्स में, यूएस के इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाती हैं। हमारी इंडियन इक्विटीज में, इंडियन डेट में पैसा नहीं लगा होता, बाहर पैसा लगा होता है। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स कैसे हो गए कि आपका इंडियन इक्विटीज में पैसा नहीं लग रहा, तो मतलब ये पूरे पूरे डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो ये वाला केस देख लीजिए, जब आपका पैसा इंटरनेशनल इक्विटीज या डेट में या फंड्स ऑफ फंड्स में पैसा लगा होता है, ये होते हैं एक तरीके से डेट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। और डेट म्यूचुअल फंड्स में बजट 2023 में चेंज हुआ था, मैंने आपको बताया था, क्या किया गया, स्लैब रेट से टैक्सेबल किया गया, स्लैब रेट से टैक्सेबल किया गया और पीरियड ऑफ होल्डिंग को हटाया गया। ये चीज हुई थी 2023 के बजट में। और उससे पहले क्या होता था, 36 मंथ्स के पीरियड ऑफ होल्डिंग, और ऐसे ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते थे। शॉर्ट टर्म स्लैब रेट से टैक्सेबल होते थे और लॉन्ग टर्म 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में। ठीक है, ये चीज होती थी। तो ये सेम चीज जो थी इसके साथ भी चल रही थी। पहले इस तरह का टैक्सेशन होता था, 2023 में स्लैब रेट से टैक्सेशन किया गया, इसको हटाया गया। लेकिन इसमें एक चीज और की गई 2024 के बजट में, 23 जुलाई 24 को जो बजट आया था, इसमें एक चीज की गई, गवर्नमेंट ने बोला हमने यहाँ पर इसका जो चीज हमने हटाई थी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की पीरियड ऑफ होल्डिंग की, हमसे गलती हुई, अब हम इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि 24 मंथ्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा और फिर इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड किया जाएगा। शॉर्ट टर्म स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होंगे और जो लॉन्ग टर्म होंगे 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये चीज है, ये यहाँ पे की गई। तो डेट में तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, डेट में तो उन्होंने बोला था स्लैब रेट पहले था 1/4/2023 के बाद में और स्लैब रेट ही अभी चलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया गया, इन्होंने बोला कि नहीं, हम फिर से पीरियड ऑफ होल्डिंग को ला रहे हैं और ये हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ला रहे हैं। मतलब जो भी आपकी सिक्योरिटीज थी, वो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था 1/4/2023 के बाद में जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस वाले केस में भी हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पर देखें 1/4/2024 से लेके 22 जुलाई 2024, और दूसरा पार्ट हम देखें 23 जुलाई 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है कि यहाँ तक तो स्लैब रेट ही था, तो स्लैब रेट ही लगेगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं था। यहाँ तक तो ऐसा कुछ नहीं पता था ना कि ये लेकर आ रहे हैं इसको, तो स्लैब रेट था, स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने बाद में एक्वायर किया है। और जो पहले जिन्होंने एक्वायर कर रखा था उनके लिए ये जो चीज थी 36 मंथ्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये चलेगा। तो यहाँ पर ये होगा, या फिर आपकी पहले की होल्डिंग थी तो ये होगा। समझ में आ गया। दूसरा क्या आया, 23 जुलाई 2024 को बजट आया, उसने बोला पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में। लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ कि ये वाले जो पर्सन थे पहले जिन्होंने एक्वायर कर रखा था, इनका सेम इफेक्ट आ गया। बस क्या किया गया, चीजों को चेंज किया गया।
शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ होल्डिंग चेंज कर दिया गया, स्लैब रेट सेम रहेगी और यहाँ पे 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो ये रहेगा ही रहेगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो। यहाँ पर ये वाले जो पर्सन थे स्लैब रेट को ये चीज हटा दी गई, तो यहाँ पर इसका ये वाला इफेक्ट आ गया, इधर बजट का इम्पैक्ट यहाँ पर आ गया इस वाले केस में। अब क्या हुआ, एक चीज आप ध्यान रखो कि ये वाली जो 1/4/2023 क्या बोला गया कि जो 1/4/2023 को परचेज की है सिक्योरिटीज, आप इनको 2 साल के अंदर अंदर सेल करोगे तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी, और 2 साल के बाद सेल करोगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। अब ये 2 साल कब होंगे इसके, 1/4/25 को, तो मतलब 1/4/23 को जो परचेज की है 1/4/2025 तक वो शॉर्ट टर्म ही रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर आपकी सारी सिक्योरिटीज, चाहे हम बजट का इम्पैक्ट भी ले लें, तो जो यहाँ पे परचेज की गई थी वो शॉर्ट टर्म ही रहेंगी और शॉर्ट टर्म स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होंगी। समझ में आ रहा है? शॉर्ट टर्म ही रहेंगी सिक्योरिटीज और सारी शॉर्ट टर्म स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होंगी। लॉन्ग टर्म कब बनेंगी, वो लॉन्ग टर्म बनेंगी 1/4/25 और उसके बाद में। तो ये जो बजट का इम्पैक्ट है ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, जो लॉन्ग टर्म की टैक्स रेट है वो एक तरीके से 1/4/2025 और उसके बाद में एप्लीकेबल होगी, क्योंकि जो सिक्योरिटी मैं तो आपको बता रही हूँ ये एज पर बता रही हूँ, यहाँ पर भी अगर वो परचेज की गई होगी तो वो 1/4/2025 को लॉन्ग टर्म बनेगी, लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट ये होगा। तो यहाँ पर ये चीज मैंने बताई है कि अगर आप 1/4/2023 से पहले एक्वायर कर रखी है तो उसका टैक्सेशन इस ड्यूरेशन में, जो पहला वाला पार्ट है सेम टैक्सेशन होगा जो पहले होता था, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जुलाई के बाद में आप सेल करोगे तो उसमें चीजों को चेंज कर दिया जाएगा, जहां जहां एप्लीकेबल है स्लैब रेट तो स्लैब रेट ही होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग और टैक्स रेट को चेंज कर दिया गया, इंडेक्सेशन को हटा दिया गया। 1 अप्रैल 2023 के बाद में जो एक्वायर की थी, पहले तो पिछले साल बोल दिया था पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं है, स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होगी, लेकिन इस साल क्या बोल दिया, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी है। लेकिन इस साल अब क्या है, ये कब से एप्लीकेबल होगा, 23 जुलाई से। तो ये वाली जो थी तो वो तो स्लैब रेट के हिसाब से ही चलेंगी पहले वाले पोर्शन में, क्योंकि पिछले साल क्या होता था स्लैब रेट से ही चलता था। लेकिन 2023 को जो बजट आया उन्होंने चीजें चेंज की, तो इस वाले केस में यहाँ से एप्लीकेबल होगी, लेकिन वो 2 साल कब आपके कंप्लीट होंगे, 1 अप्रैल 2025 को। तो ये नेक्स्ट ईयर से 12.5% वाली जो लॉन्ग टर्म वाली चीज है वो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगी, और इस साल सारी सिक्योरिटीज 1/4/2023 वाली शॉर्ट टर्म ही रहेंगी। तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो ये चीज गलत है, यहाँ पे है पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ ही है यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग, बट सारी शॉर्ट टर्म ही रहेंगी, तो ये स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होगी। अब कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं जो आपको डिविडेंड इनकम देते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड्स आपको डिविडेंड इनकम प्रोवाइड करते हैं तो वो डिविडेंड जो होता है वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, और अगर वो म्यूचुअल फंड कंपनी 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड देती है तो उस पर 10% से टीडीएस डिडक्ट होकर मिलता है, उसको आप अपने रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम कर सकते हैं, 10% टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है। और एक चीज हो सकती है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में, तो अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हो तब आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना होता है, सेलर को पे करना होता है, कितना 0.001% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो एसटीटी म्यूचुअल फंड्स के केस में केवल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर लगती है और वो भी सेलर को देना होता है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने एसटीटी के बारे में बता दिया, कैपिटल गेन की टैक्स रेट बता दिया, कुछ म्यूचुअल फंड्स जो है वो डिविडेंड प्रोवाइड करती है तो डिविडेंड का भी मैंने बता दिया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो ये सारी चीजें हो गई आज की इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी हो। मेरा काम था चीजों को डिकोड करके सॉर्ट आउट करके सिंप्लीफाइड वे में आप तक पहुंचाना। अब आपका काम है कि इस वीडियो को आगे शेयर करना और चैनल को ग्रो कराना। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।